press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो आज हम लोग सीखेंगे डायपोल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब दो और पोल मतलब जिसमें दो पोल हो, ध्रुव जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये डायपोल कहलाने के लिए क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है उसमें चार्ज दो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है उन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है वो दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का होना चाहिए। तीन रिक्वायरमेंट है हमारी। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। ये देखिए, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये दोनों मिलकर के डायपोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड गड़बड़ है। इनका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू तो ये कैपिटल क्यू। हाँ, नेचर अपोजिट है। तो हमने पहले बताया आपको, हमको दो चार्ज चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, नेचर अपोजिट चाहिए, सेपरेशन स्मॉल चाहिए। ये नहीं कि एक चार्ज इंडिया में हो और दूसरा अमेरिका में हो तो नहीं डायपोल बनाएगा। छोटी दूरी होनी चाहिए। ये देख लीजिए, अगर ये -3 कूलम है और ये +3 कूलम है तो ये दोनों मिलकर डायपोल बना देगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अपोजिट है। लेकिन अगर ये 4 कूलम है और अगर -5 कूलम है तो नेचर अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ये डायपोल नहीं कहलाएगा। इसलिए हमने डायपोल का परिभाषा लिख दिया, बहुत सिंपल, कि व्हेन टू चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डायपोल। तो डायपोल अब आप समझ गए। दूसरी बात, आइडियल डायपोल किसको कहेंगे? देखिए, आइडियल चीज नेचर में नहीं होता, वो सिर्फ कहने को होता है, आदर्श। तो ये जो है कि अगर उनका जो ये मान लो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और दोनों के बीच की दूरी कुछ है, ये ए है मान लो, तो अगर ए जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाए, 0 तो नहीं हो, क्योंकि 0 जैसे ही होगा तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मिल करके चार्ज खत्म हो जाएगा, तो चार्ज ही नहीं रहेगी तो डायपोल कैसे होगी? तो इसको 0 तो नहीं होना चाहिए पर 0 की तरफ टेंड्स करना चाहिए, लगभग 0 की तरफ होना चाहिए। यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच की दूरी जितना कम हो जाए, टेंड्स टू 0, बिल्कुल पास आ जाए पर एकदम पास नहीं आ जाए, इसको बोलेंगे हम लोग आइडियल डायपोल, आदर्श। डायपोल मोमेंट एक टर्म है जिसे हम लोग को समझनी है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। यह किसी एक चार्ज और उसके बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक चार्ज प्लस क्यू है और ये एक चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है? ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2 है। तो कोई वो चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, प्लस क्यू का लीजिए चाहे माइनस क्यू का लीजिए। हमने साइन नहीं लेना, प्लस माइनस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसलिए प्लस क्यू लिख दिया, मैग्नीट्यूड ले लिया क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ए और ए 2a, तो इंटू 2a लिख दिया। तो 2a क्या है? डायपोल लेंथ है, मतलब इस डायपोल का लेंथ है, देख लीजिए 2a है। अब इसको डायपोल मोमेंट कहते हैं और इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो कूलम मीटर हो गया। सीएम चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा। और इट इज वेक्टर क्वांटिटी, जैसे ही वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन देना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्शन देते हैं, तो डायरेक्शन किधर होगा? इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव किधर है? ये है। और पॉजिटिव किधर है? ये है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे। अगर यहां पर आता +2 कूलम, अगर यहां पर आता -2 कूलम, तो ये भी डायपोल बना रहा था, इसका डायरेक्शन किधर होता? नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे। ये है डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमने बताई आपको डायपोल के संबंध में। देखिए, अभी हमने आपको डायपोल के बारे में बताया और डायपोल मोमेंट के बारे में भी बताई, तो इसीलिए हमने एक सिस्टम लिया है आपके सामने। एक ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, साइड तीनों बराबर है और इस सिस्टम के चलते आपको डायपोल मोमेंट निकालनी है।
बच्चों पहली बात तो डायपोल मोमेंट हम तभी निकालेंगे, यहाँ पर ये चार्ज माइनस है और ये माइनस है, जब ये डायपोल बनाएगा। मगर हम लोग आप देख रहे होंगे तो बताइए, तो इस सिस्टम में कोई डायपोल बना रहा है? माइनस क्यू और प्लस 2q मिलके क्या डायपोल बनाएगा? तो आंसर नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। फिर इन दोनों को देख लो, ये दोनों मिलकर डायपोल बनाएगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो भले बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है पर नेचर सेम है। इसमें नेचर अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि हमारा डिफिनेशन में अपोजिट नेचर था। फिर इन दोनों को देखो तो यही वाला बात है, तो नहीं बनाएगा डायपोल। एक छोटी सी बुद्धि लगाएंगे तो ये डायपोल बना देगा। वो ये कि 2q को लिख दो q और q मिलकर 2q हो जाएगा। अब आप इसको देखो और अब आप इसको देखो, अब क्या ये दोनों मिलकर डायपोल बना रहा है? तो हाँ, एक प्लस एक माइनस है। अब डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऐसे। और इसकी डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऐसे। ये दोनों का डायरेक्शन हो गया। ये एंगल 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? इसको ऐसे पैरेलल मारेंगे और उसके बाद ऐसे, रिजल्टेंट हो गया। इसको आप P1 कह लो और इसको आप P2 कह लो, तो फिर ये भी P2 हो जाएगा और ये भी P1 हो जाएगा। और मॉड P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू Q इंटू 2। ये मॉड P1 P2 दोनों बराबर होगा, चूंकि वेक्टर है, लेकिन इसकी वैल्यू तो Q इंटू ए ही होगा। इसके लिए डायपोल के लिए कोई एक चार्ज, अब इसकी दूरी होती है, चार्ज इंटू ए होगा, सॉरी 2a नहीं, ए होगा। और इसके लिए भी क्या हो जाएगा? Q इंटू ए हो जाएगा। तो ये निकल गया P1 P2। परंतु आपको तो पूरी सिस्टम का निकालना था, इसके चलते, पूरे सिस्टम के चलते निकालना था डायपोल मोमेंट। तो आप क्या करना पड़ेगा कि P1 तो किसी एक के लिए है, इन दोनों के लिए, और P2 जो है इस डायपोल के लिए है। आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो फिर हम लोग वेक्टर सीखें और रिजल्टेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, तो हम R बराबर क्या कहेंगे? रूट अंडर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। हमने अभी देखा P1 P2 बराबर है, तो इसको एक ही चीज लिख दो, P1 स्क्वायर कॉस 60 1/2। अभी क्या हो जाएगा? 3P1 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब P1 के जगह पर अभी डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट का, वही क्या हो जाएगा? अगर ये 60 डिग्री है तो दो वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, तो रिजल्टेंट एकदम बीच से जाता है, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे एट 30 विथ P1 और P2, चाहे P1 से कहिए या P2 से कहिए, 30 बनाते हो जाएगा। तो ये सिस्टम पूरे तीनों जो ट्रायंगल टाइप का जो रखा हुआ था, इसमें चार्ज की वैल्यू आप सामने देख रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो हुआ वो यही हुआ, √3 इंटू Q इंटू ए। और इस तरह से हम इस सिस्टम के डायपोल मोमेंट को निकालने में सक्षम हो गए। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन पर हमको पता करना है। डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट पर पता करना होता है, और ये डायपोल से हमारा 12th में डेरिवेशन भी शुरू हो जाता है। इससे पहले डेरिवेशन हमको नहीं मिला था, वो छोटी मोटी, और परीक्षाओं में सभी बोर्ड में डेरिवेशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है 12th के लिए। तो इसलिए ये फर्स्ट डेरिवेशन मिला है जो आपको कई टाइम्स बोर्ड्स में पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन को बच्चों इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एक्सियल लाइन को इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं।
और ये एक्सियल लाइन कहते किसको है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो डायपोल ए बी लिया, डायपोल का पहचान आपको आ चुका है, ये एक प्लस चार्ज दूसरा माइनस चार्ज है ही, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल है, इसी सिस्टम को आप डायपोल कहेंगे ही। तो ये डायपोल के चलते इस पॉइंट पर अगर आप फील्ड जानना चाहते हैं, इसी को एक्सियल पॉइंट कहते हैं। अगर ये डायपोल है, इसके इधर देखें तो एक्सियल लाइन कहलाएगा, इस तरफ देखें तो भी एक्सियल लाइन कहलाएगा, इधर इक्वेटोरियल लाइन और इस तरफ भी इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा। यानी ये जो डायपोल है, ये डायपोल के इस तरफ एक्सियल, इस तरफ एक्सियल, इसको इंडॉन भी बोलते हैं, इसको इंडॉन भी बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर जो देख रहे हैं आप, ये ब्रॉडन है, इसको इक्वेटोरियल कहते हैं, जो इसके बाद में केस देखेंगे हम लोग। अभी हमारे पास ये एक्सियल केस देखना है। तो ये एक डायपोल ए बी है, जो ए है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, जहां पर हम इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहते हैं। तो हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि आप इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी का यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पेस्ट करें डायरेक्शन जानने के लिए। आपको एक बात बताते हैं कि इसको हम भले कह रहे हैं कि डेरिवेशन है, लेकिन हमको तो लगता है कि हमने आपको पीछे के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज बताई है, माने बहुत सारे चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो क्या करते थे, सभी चार्ज के चलते पहले डायरेक्शन पता करते थे, फिर सबके चलते क्या करते थे, मैग्नीट्यूड पता करते थे, वैल्यू पता करते थे, और फिर सबके चलते क्या करते थे, रिजल्टेंट पता करते थे। तो ये तरीका था हमारा। तो आज भी हम यही करेंगे। अभी हमारा चार्ज के जो कॉन्ट संख्या जो है वो 2 है, एक ये और एक ये दोनों चार्ज के चलते इस पॉइंट पर फील्ड हम निकालना चाहेंगे। तो ये पॉइंट्स कहलाएगा हमारा एक्सियल लाइन। अगर हम इसके चलते फील्ड निकाल लें और इसके चलते फील्ड निकाल लें, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, तो हमको नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है, और कोई खास बात नहीं है इसमें। 2 के चलते तो हम डायरेक्शन दिखाए, इसके चलते राइटवर्ड, इसके चलते लेफ्टवर्ड होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। इस आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया हमको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी सिंगल चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो है 1/4πε0 Q/r²। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए, किसी भी चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए 2 चीज चाहिए। पहला, उसका जो पॉइंट है उसका लोकेशन, यानी उसकी डिस्टेंस कितनी है चार्ज से, और दूसरी ये चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है। तो ये चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है Q, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है r-a, तो इसके चलते निकल जाएगा। फिर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है r+a। क्यों, क्योंकि सेंटर से ये दूरी कितनी है r, और ये यहां से यहां तक क्या है a, ये यहां से यहां तक क्या है a, तो ये क्या हो गया r-a, और ये क्या हो गया r+a। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लिखे तो 1/4πε0 Q/r-a²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज लिखे तो 1/4πε0 Q/r+a²। क्योंकि नेगेटिव चार्ज से दूरी है r+a और पॉजिटिव चार्ज से दूरी है r-a। अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, कौन बड़ा है, निश्चित रूप से ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। कैसे पता चला, नॉमिनेटर इसका छोटा, डिनोमिनेटर इसका छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसलिए ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो आप ए बी में से ई बी घटा देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। 180 में रिजल्टेंट होता है a - b। हम लोग पढ़े हैं रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट में, नहीं तो मेरा वेक्टर लेक्चर देख लीजिएगा। वेक्टर लेक्चर में ऑलरेडी सब क्लियर किया हुआ है कि रिजल्टेंट कैसे होता है। तो अब हम e b - e a कर दिए 1/, इसमें ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है Q/4πε0, इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया 1/r-a² और यहाँ से बच गया 1/r+a²। तो ये Q/4πε0 और आप इसको होल स्क्वायर कर दो, r+a² -r-a²। तो Q/4πε0, तो ये क्या करेंगे a² + b² 2ab और फिर माइनस a² b² -2ab। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये सब हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे और कैलकुलेशन हमको करनी है और वो हम ऐसे कर लेंगे। और देखिए यहां तक हमने किया, ये तो कैंसिल हो गया, 2ar और माइनस माइनस प्लस, तो 2ar 4ar। ये जो चीज़ है आपको बाहर में वो मैं रखा, 4ar हो गया, ये होल स्क्वायर है।
अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर दिए हैं कि 4AR को लिख दिए 2A इंटू 2R, तो गुना करेंगे तो 4AR ही होगा, लेकिन Q इंटू 2A को आप क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट, क्योंकि आप जानते हैं चूंकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है डायपोल मोमेंट। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R और R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये जो डायपोल AP देख रहे हैं और उसके चलते इस पॉइंट पे बच्चों यहाँ पर R क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। डायपोल से के सेंटर से जो है P पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर आप निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और A क्या है, तो चूंकि 2A जो हमारा है वो डायपोल का लेंथ है, ये देखिए A और A 2A, तो A क्या है, इस डायपोल के मिड पॉइंट से ये दूरी है। इसको बार बार हम लोग 2A इसलिए लेते हैं ताकि इसको आधा करें तो A अच्छे से लगे, नहीं तो इसको A लिखते तो ये A/2 हो जाता, A/2 हो जाता, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम लोग बार बार 2A लिखा करते हैं डायपोल लेंथ को, और कोई वजह नहीं है। तो ये तो आप समझ ही गए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था आपका R, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया R माइनस A, और यहाँ से डिस्टेंस हो गया R प्लस A, और हम सबको दोनों चार्ज के चलते निकाले और फिर उसको सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि रिजल्टेंट जो हो जाएगा A माइनस B, और सब कुछ करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है फाइनल। अब इसमें छोटा सा स्पेशल केस हम लेते हैं। वो स्पेशल केस क्या है, इफ R स्क्वायर मच ग्रेटर देन A स्क्वायर, अगर ये R स्क्वायर A स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाए, समझ लीजिए कि ये समुद्र और ये A जो है वो क्या है, एक बूंद है, तो समुद्र में एक बूंद पानी ऐड कर दोगे तो उसका लेवल नहीं बढ़ जाएगा, या हटा दोगे तो उसका लेवल घट भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत अनअफेक्टेड रहेगा। तो R बहुत बड़ा इससे है, तो इसमें से इसको घटाने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ये R ही रह जाएगा। इसलिए इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P, अब बटा क्या हो जाएगा 2PR, अब बटा में क्या हो जाएगा, आप R स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए तो R के पावर 4 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 3 से, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, अब बटा में R के। ये दिस इज योर रिजल्ट। ये स्पेशल सिचुएशन का रिजल्ट, ये जनरल सिचुएशन का रिजल्ट, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट एक्सियल लाइन के लिए। तो ये हुआ एक्सियल लाइन का, यानी या इन डाउन पोजीशन का डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला चीज हुआ। फिर दूसरा इक्वेटोरियल लाइन का, ये जो डायपोल के चलते सेकंड केस है बी, जिसका नाम रखे हैं वो है इक्वेटोरियल लाइन, जिसको ब्रॉडन पोजीशन भी कहते हैं। तो ये डायपोल ए बी है, इसके इस तरफ पॉइंट लेंगे और इस तरफ पॉइंट लेंगे तो ये दोनों ब्रॉडन पोजीशन कहलाएगा या इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा। मतलब ये डायपोल अगर है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो इधर पॉइंट और इस तरफ के पॉइंट को एक्सियल कहते हैं, इस तरफ के पॉइंट और इस तरफ पॉइंट को इक्वेटोरियल कहते हैं। तो ये इक्वेटोरियल है या ब्रॉडन भी कहते हैं। अब आप क्या करेंगे, फिर वही तरह से फिगर देख लीजिए, यहां पर जो R डिस्टेंस है वो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P पॉइंट का, यहां पर निकालना है फील्ड आपको। अब आप फिर यहां से दो चार्ज है, दोनों चार्ज के चलते फील्ड आप निकाल लोगे और रिजल्टेंट निकाल दोगे तो फील्ड निकल जाएगा। तो ये प्लस चार्ज के चलते यहां पर फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग EA, और इस माइनस के चलते किधर होगा, अलोंग EB, और रिजल्टेंट हो गया वो E। यही हमको पता करना है। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा एंगल टू थीटा। बस हमको निकालना है रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EB। एक और बात, अगर ये डिस्टेंस जो है यहां से लेकर के डायपोल लेंथ पूरा 2A है, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक A होगा और यहां से लेकर के यहां तक A होगा, तो ये A हो गया, ये R हो गया, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस हम निकाल लिया। ये डिस्टेंस हमने क्यों निकाला, इसलिए क्योंकि प्लस क्यू के चलते जब यहां फील्ड निकालेंगे EA तो उसमें हमको ये डिस्टेंस की आवश्यकता होगी, और जितना डिस्टेंस ये होगा वही ये भी होगा। जब हम माइनस क्यू के चलते निकालेंगे यहां पर EB, उसमें ये डिस्टेंस की हमको आवश्यकता होगी। तो सारा जो आवश्यक हमको चीजें हैं वो हमने इसमें कंक्लूड करके रख लिया है।
अब हम बस निकालने की जरूरत है, तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ईबी के बारे में बोलिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट अंडर इसका भी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी उतना ही हो जाएगा। ये तो ये और ईबी आप देख रहे होंगे दोनों इक्वल है, एकदम मैग्नीट्यूड में बराबर ही है दोनों। हाँ, डायरेक्शन तो अलग अलग है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे आप? रिजल्टेंट ऑफ ई एंड ईबी। बाद में रिजल्टेंट की बात हमने करी है, वेक्टर का नियम से होता है। तो ये ई हो जाएगा रूट अंडर ई स्क्वायर ईबी स्क्वायर ई ए ईबी कॉस थीटा। अब इस रिजल्टेंट को निकाल देते हैं। ई और ईबी दोनों बराबर है, इसलिए जहां ईबी है वहां मैं ये रख देता हूं ई स्क्वायर कॉस थीटा। और ये कॉमन ले लीजिए। अब इसके बदले में ट्रिग्नोमेट्री का सहारा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला एंगल की आधा हो जाती है। सो लास्ट लाइन यानी E इज इक्वल टू कितना हो गया 2EA cos थीटा। 2 का स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। तो आप 2 ए का वैल्यू लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था। और कॉस थीटा का वैल्यू लिख दीजिए। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी ए अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आगे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a। इसको और इसको एक जगह कर दिया, यहां से पावर 1 यहां से पावर हाफ, तो ये पूरा ये हो गया 3/2। सो दिस इज इक्वल टू ई। और फिर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर 3/2। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट बराबर होता है Q इंटू 2a। अब स्पेशल केस E इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर बहुत बड़ा हो ए स्क्वायर से, जैसे मैं पिछले में बताया था, ये समुद्र एक ड्रॉप ऑफ पानी, उसमें जोड़ दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, घटा दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फाइनल फॉर्मेट हो गया P/r3। ये तो ये आपके हो गया इक्वेटोरियल पे, और इससे पहले जो हम निकाला था वो एक्सियल पे था। तो एक दिखने से पता चल रहा है एक्सियल पर यहाँ पर 2 था
और इक्वेटोरियल पर यहाँ पर सिर्फ P है, वहाँ 2P/r3 था। इसका मतलब एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेशल सिचुएशन में 2 टाइम्स होता है इक्वेटोरियल का। और ये देखिए हमने कुछ स्टार पॉइंट लिखा जो डायपोल के चलते एक्सियल और इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम अभी से कुछ देर पहले हम लोगों ने किया। उसमें से जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन को हम स्टार पॉइंट में कैद कर देते हैं। तो मेरा स्टार पॉइंट अगर आप सब ध्यान में रखेंगे तो आपको किसी तरह के सवाल में परेशानी नहीं होगी, कंक्लूजन रहती है। तो मैं लिखा हूँ एट एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले भी मैंने बोला कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो फील्ड है उसका दुगना होता है एक्सियल लाइन पर। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज पैरेलल टू द डायपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन इज एंटी पैरेलल टू द डायपोल। मतलब इसको आप समझ लीजिए, ये है प्लस चार्ज और ये है माइनस चार्ज और ये है सेंटर। इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जाननी है तो इस प्लस के चलते होगा रिपेल और माइनस के चलते होगा अट्रैक्ट। तो बड़ा फोर्स कौन होगा? रिपल्सन होगा। इसलिए यहां पर नेट डायरेक्शन किसका होगा? जो प्लस क्यू के चार्ज के चलते जो होगा वही होगा। यानी जो चार्ज नजदीक है उसी का डायरेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले का तो छोटा फील्ड हो जाएगा। तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट के नजदीक है, तो इसके चलते जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो डायपोल के चलते यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हुआ? राइटवर्ड। और डायपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या हो गया? पैरेलल। इसलिए मैंने लिखा एक्सियल लाइन पर पैरेलल होगा। यहां पर भी देख सकते हैं आप, यहां पर माइनस चार्ज रखिए, सॉरी प्लस चार्ज रखिए, इस प्लस को ये क्या करेगा? ट्रैक्ट। यहां भी पैरेलल हो गया। एक तो ये हो गया। अब इक्वेटोरियल पर देख लीजिए, ये डायपोल था प्लस और ये माइनस, तो यहां पर इक्वेटोरियल पॉइंट है ऐसे। यहां पर इक्वेटोरियल पर क्या होता है? ये चार्ज यहां पर प्लस रख करके देखते हैं फील्ड के डायरेक्शन जानने के लिए। ये क्या करेगा? रिपेल। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। और ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। और डायपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। और ये किधर हो गया? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसके ये पैरेलल हुआ कि एंटी पैरेलल हुआ? तो आंसर है एंटी पैरेलल। ये जो है एंटी पैरेलल। तब हमने रूल बता दिया कि एक्सियल लाइन पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो पैरेलल होगा और इक्वेटोरियल लाइन पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो एंटी पैरेलल होगा। इसलिए अगर हमको कोई पूछेगा कि ऐसा डायपोल है, ये प्लस है और ये माइनस है, यहां ये एक्सियल लाइन कहलाएगा, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इसके पैरेलल, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे। और यहां पर ऐसा फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? तो इसके एंटी पैरेलल, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ऐसे। तो ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाया, ये एक्सियल लाइन कहलाया। यही मैंने बताया, एक्सियल पर पैरेलल, इक्वेटोरियल पर एंटी पैरेलल। ये बात ध्यान में रखना है। ये बात समझेंगे तभी हमको ये फिगर समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, ये सी केस है। पहला में देखा एक्सियल, दूसरा में देखा इक्वेटोरियल और तीसरा में देख रहे हैं एट एनी पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या किया कि एक डायपोल ए बी है जो आप देख रहे हैं, ये है, और ये जो है आर यहां से डिस्टेंस ओपी, वो डायपोल ए बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। और इसी पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। पहले तो इस डायपोल ए बी को दो भाग में रिजॉल्व कर दिए हैं। ये देखिए ए बी है, मार्कर को मैं डिनोट कर रहा हूं, ये ए बी है, ये ऐसे। ये हम इसको तोड़ दिए हैं एलॉन्ग ए डैश बी डैश और एलॉन्ग ए बी, दो तरफ तोड़ दिए। इसको तोड़ दिया कैसे कैसे? एलॉन्ग ए डैश बी डैश और एलॉन्ग ए बी। तो ए डैश बी डैश के लिए यह पॉइंट पी कैसा हो जाएगा? एक्सियल। और ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए यह पॉइंट पी क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल। देख लीजिए, इसके लिए पॉइंट इक्वेटोरियल, इसके लिए पॉइंट इसी का एक्सिस में, तो एक्सियल। बस ऐसे मार्कर है, तो इधर एक्सियल, इधर एक्सियल, इस तरफ इक्वेटोरियल, इस तरफ इक्वेटोरियल। बस इतनी सी बात है। अब जो लास्ट बात है कि ए बी को
ए डैश बी डैश और ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश के अलोंग ब्रेक कर दिया गया है। किसको? ए बी को। अगर ए बी का डायपोल मोमेंट पी है, ये जो डायपोल है वो पी है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा? पी कॉस थीटा। इसलिए मैं लिख दिया पी कॉस थीटा। किधर? ए डबल डैश बी डबल डैश के तरफ पी का कंपोनेंट पी कॉस थीटा। फिर इसी पी का ए डैश बी डैश की तरफ कितना हो जाएगा? पी साइन थीटा। ये कैसे तोड़ दिया? पी का पी कॉस पी साइन, तो ये पी साइन थीटा। अब हम ए बी को भूल जाएंगे, अब हम ए बी को भूल जाएंगे, क्योंकि ए बी को हमने ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश के अलोंग ब्रेक कर लिया है, रिजॉल्व कर लिया है। तो रिजोल्यूशन होने के बाद मेन जो ए बी है वो अब नहीं है, समझो समाप्त हो गया। अब आप ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए पी पॉइंट कैसा हो गया? एक्सियल। तो एक्सियल में किधर होता है? पैरेलल। पैरेलल मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए इसका नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे, ये एक्सियल हो गया, माइनस प्लस, ये किधर होता है? पैरेलल, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे। ये हुआ पैरेलल टू द डायपोल। और इक्वेटोरियल किसके लिए हो गया? ए डैश बी डैश के लिए। ये देखिए ए डैश बी डैश, इसके लिए इक्वेटोरियल, ये किधर जाएगा? ऐसा। अब इसका और इसका रिजल्टेंट आप निकाल लो, ये राइट। बस E1 जो है वो ऐसे है और E2 हो गया ऐसे। इसका मतलब दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो E1 मालूम हो जाए, E2 मालूम हो जाए, तो हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। In this case, P point located at a distance smaller and at angle theta with dipole। अब आप ये यानी E1 जो कि एक्सियल लाइन वाला है, ये लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्सियल का फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हैं, 2p/r³, लेकिन यहाँ हो जाएगा 2p cos θ/r³, क्योंकि ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए एक्सियल है, तो ए डबल डैश बी डबल डैश की तरफ कंपोनेंट कितना है? p cos θ। ये देखिए मैं दिखाया हूँ एरो देकर। E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin θ। ये डैश बी डैश की तरफ देख लीजिए, p sin θ कंपोनेंट है, मैं दिखाया हूँ यहाँ। तो इसके लिए ले लेंगे डायपोल मोमेंट p को sin θ/r। अब E1 E2 का रिजल्टेंट निकाल देंगे तो इस पूरे डायपोल के चलते निकल जाएगा, बस सिंपल है। Now net resultant electric field E = 4 pi epsilon naught, sorry, E = रूट अंडर E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। अब E1 का वैल्यू अभी अभी मैंने लिखा था, E1 मतलब ये p cos θ वाला, तो 2p cos θ/r³, और E2 का वैल्यू आपका जो हो जाएगा p sin θ/r³, ऐसा। अब जो कॉमन चीज है रूट के बाहर निकाल लीजिए, आपके पास हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1/r³, p/r³।
और जो अंदर बचेगा यहाँ से 2 cos थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू इसको खोल दीजिए 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू अब आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को कुछ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। और उसके बाद E इज इक्वल टू P अपॉन आर क्यू फोर में से एक चला गया, ये फार्मूला हो गया। डायरेक्शन यानी tan अल्फा निकालेंगे, तो ये E2 है तो ये भी E2 हो जाएगा। तो tan अल्फा मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड tan अल्फा इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। E2 के जगह पर क्या लिखेंगे आप? E2 का मतलब हो गया जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बटा आर क्यू, और E1 के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P कॉस थीटा बटा आर क्यू, जो वैल्यू था मैं रख दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। तो डायरेक्शन अल्फा निकालने के लिए आपको थीटा चाहिए, मतलब आपको अगर थीटा मालूम है तो tan अल्फा यहां से निकल जाएगा। बस ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, यानी किसी एंगल थीटा के लिए। अगर आप यही जानते हो बच्चों, तो इसके स्पेशल केस में एट एक्सियल लाइन के चलते तुम निकाल सकते हो। एक्सियल लाइन का मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 0। अब इसमें 0 रख दो तो ये निकल गया 2P अपॉन आर क्यू। और B एट इक्वेटोरियल लाइन, इसमें थीटा कितनी हो गई? 90। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा आर क्यू। मतलब अगर आपको यही फार्मूला याद है तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का फार्मूला भी आपको याद रहेगा, थीटा 0 पुट करके और थीटा 90 पुट करके। तो ये था डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन एट इक्वेटोरियल लाइन। अभी हम लोग देख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट, तीनों केस। अब हम किसी डायपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, उसकी एक्सप्रेशन जानना चाह रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। तो एक डायपोल ए बी लिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, और जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, हमने लिख दिया है। और डायपोल लेंथ 2a है। बार बार हम डायपोल लेंथ को 2a लेते हैं, तो आपको कभी कभी लगता होगा 2a में क्या है, a क्यों नहीं लेते? तो बस इसका मतलब यही है कि डायपोल का मिड पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस a हो जाएगा तो ये भी डिस्टेंस a हो जाएगा, 50-50 में बढ़ जाएगा, इसलिए सुविधा के लिए ऐसा लेते हैं। a लेंगे तो a/2 हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। अब डायरेक्शन टॉर्क होता क्या है, ये तो हम लोग 11th के चैप्टर रोटेशनल में काफ़ी पढ़े हैं, वहाँ से टॉर्क के बारे में जानते हैं। तो भाई मैकेनिक्स का एप्लीकेशन तो फिजिक्स में होता रहता है, इसलिए 11th के टॉपिक्स तो SHM है, रोटेशनल है, उसकी आवश्यकता है इसमें पड़ती है कहीं कहीं।
तो उसको थोड़ी तो जाननी चाहिए। तो भाई टॉर्क रोटेशनल एबिलिटी को कहते हैं। अब आपको मैं बताता हूं, ये जो फोर्स का डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और प्लस चार्ज आप रखे तो इस पर फोर्स लगेगा QE इसी दिशा में, और माइनस चार्ज रखे इस पर फोर्स लगेगा QE अपोजिट दिशा में। ये बात हमने सीखा है। उसी आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इस प्लस चार्ज पर इसी दिशा में, माइनस पर इस दिशा में। तो यहाँ पर फोर्स जो हो गया 2 हो गया, और दोनों फोर्स अपोजिट नेचर का है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, एक राइट है दूसरा लेफ्ट है। जब भी इसको कपल ऑफ फोर्स भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन है, इसको कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। तो जब भी कपल ऑफ फोर्स ऐड करता है तो उससे टॉर्क क्रिएट होता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ये हम लोग पढ़े 11th में कि फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। बच्चों एक फोर्स लग करके कई काम करता है। फोर्स किस तरह से लग रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो फोर्स किसी एरिया पर लग जाता है तो प्रेशर कहला जाता है। फोर्स लग के किसी को टर्न कर देता है तो टॉर्क कहला जाता है ना। फोर्स लग करके पोजीशन में बदलाव कर जाता है तो वर्क हो जाता है, और फोर्स किसी टाइम तक लग जाता है तो इम्पल्स कहला जाता है। तो एक फोर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये तो हम समझ गए। अब टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कहते हैं। जैसे स्टेयरिंग आप घुमाते हो, यहाँ भी कपल ऑफ फोर्स लगता है। मेरा एक हाथ ऐसे जा रहा है और दूसरा पीछे की तरफ, तब ये घूमता है। नल घुमाते हो, उसमें भी टॉर्क लगता है। कोई भी चीज़ में जिसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है जरूर कोई ना कोई टॉर्क उसको दे रहा है। बिना टॉर्क को रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी 2 फोर्स लग रहा है QE। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेट फोर्स कैंसिल भी कर दिया, फिर भी इस पर टॉर्क लग रहा है। उस टॉर्क की वजह क्या है? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है R×P होता है। टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R×P। ये हम लोग पहले पढ़े हैं 11th में। मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूं। टॉर्क होता है R×P। अब ऐसे तो ये जो है फर्स्ट वेक्टर है, और ये सेकंड वेक्टर है, और ये थर्ड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर जो मिला वो टॉर्क है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये थीटा है, तो अगर ये भी थीटा हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो जाएगा 2a sin थीटा। तो अगर आप इस रूप में कहें, इसी को टॉर्क को आप ऐसे भी लिखते हैं, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी टॉर्क की परिभाषा है। ये इसी से आता है। ये 11th में हमने देखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में दे दिया बात। अब यही चीज से हम निकालेंगे कि कोई एक फोर्स ले लीजिए, ये चाहिए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, ऐसे गुना कर दीजिए तो वो टॉर्क निकल जाएगा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स मतलब QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 2a sin थीटा। दिस इज इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2a को लिख दो P sin थीटा। और टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा P/E। ये डायपोल मोमेंट, चूंकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, जो है वो टॉर्क है। इस टॉर्क के वजह से ये टॉर्क जो है व्हेन थीटा 0, यानी अगर ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल रखा है,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल भी ऐसे ही रखा रहता तो कोई टॉर्क नहीं लगता, टॉर्क इज इक्वल टू 0। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 तो टॉर्क इज इक्वल टू पी, जो कि मैक्सिमम हो जाता है। ये तो टॉर्क जो है मिनिमम जब होगा जब पैरेलल रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और मैक्सिमम कब होगा जब परपेंडिकुलर रखा जाएगा। और टॉर्क आने से क्या होती है, रोटेट करती है। तो जैसे ही ये टॉर्क की वैल्यू इसमें आएगी, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एंगल पे आप रखेंगे तो उसमें टॉर्क हो जाएगा पी साइन थीटा के बराबर, और जैसे ही पैरेलल में रखेंगे तो उसमें कोई टॉर्क नहीं लगेगा। जब कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो रोटेशन नहीं होगा, और जब टॉर्क लगेगा तो ये रोटेशन करने लगेगा। ऐसे जब भी टॉर्क लगेगा तो रोटेशन हो, है ना। तो ये रोटेशन करने लगेगा इस तरह से। अभी रोटेशन करेगा जबकि इस पर नेट फोर्स क्या है, 0, क्यू कैंसिल। तो एक ही जगह ये गोल गोल घूमने लगेगा, ये जो देख रहे हैं आप वो घूमने लगेगा, क्यों, टॉर्क की वजह से। अब हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट फोर्स इज 0। तो पहली स्टार पॉइंट जो बन गई, ये 0 कब होगा, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होगा, यूनिफॉर्म पे एक समान होगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इफ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड only rotational motion occurs। ये स्टार पॉइंट हो गया। दूसरी, if dipole placed in a non-uniform electric field, both translational and rotational motion occurs। ये दो पॉइंट है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा क्या मतलब हुआ, ये इवन हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, तो नेट फोर्स कैंसिल नहीं होगा। तब इसमें नेट फोर्स भी लगेगा, नेट टॉर्क भी लगेगा। तो टॉर्क से रोटेशन, नेट फोर्स से ट्रांसलेशनल, दोनों मोशन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब लास्ट एक्सप्रेशन डायपोल का वो है वर्क डन। अगर किसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये जो हम बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन है, इसमें स्मॉल वर्क डन टॉ डी थीटा लिखा हमने। ऐसे वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी होता है ट्रांसलेशनल के लिए, और रोटेशनल में जहाँ ट्रांसलेशनल में फोर्स आती है, रोटेशनल में वहाँ पर टॉर्क होती है, और जहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, रोटेशनल में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एंगल कवर करता है। इसलिए इसमें वर्क डन को टॉ डी थीटा लिखेंगे। ये आप रोटेशनल मैकेनिक्स 11th में पढ़ें। टॉर्क को पी साइन थीटा लिख दिया, डी थीटा हो गया। अब अगर किसी को, जब आप जान रहे हैं कि ये डायपोल है, मान लो ये डायपोल है, और इसको आप किसी एंगल से रोटेट करना चाहते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किसी एंगल से रोटेट करना चाहते हो, तो इसको जब रोटेट करना चाहोगे तो चूंकि टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क के विरुद्ध में आपको वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो वो पी साइन थीटा डी थीटा को हम इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एंगल के लिए टॉर्क अलग अलग होगा। जब फोर्स वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन से वर्क निकालना पड़ता है,
जब टॉर्क वेरिएबल है तो भी इंटीग्रेशन से वर्क निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां होगा? θ1 से θ2। θ1 क्या है? जिस समय शुरू में ये एंगल बना रहा है डायपोल के साथ, डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है, वो θ1 है, और बाद में जहां तक रोटेट करके ले गए वो θ2 है। तो इसलिए P θ1 से θ2 sin θ d θ हो गया। अब आप क्या करेंगे? sin θ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos θ। माइनस को बाहर निकाल लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए। अगर θ1 को स्पेशली 0 मान लिया जाए, मतलब शुरू में हमारा जो डायपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था, ये ऐसा मान लिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल भी इसी दिशा में, तो θ1 0 हो जाएगा। और θ2 को कुछ मान लेते हैं आर्बिट्रेरी वैल्यू θ, तो हमारा वर्क हो जाता है P1 माइनस cos θ। अब θ के हर वैल्यू के लिए आप यहां से वर्क निकाल सकते हैं, पर एक छोटी सी शर्त है कि शुरू में डायपोल को रखा रहना चाहिए, कैसे? पैरेलल टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी ये फॉर्मूला सही होगा। जनरल फॉर्मूला के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, किसी एंगल पर रखा रहे तो θ1 θ2 रखिए, निकल जाएगा। ये स्पेशल केस हुआ, ये जो है आपका ये स्पेशल केस है। अब आप इस फॉर्मूला को देखिए और बताइए कि थीटा के किस वैल्यू के लिए वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा और किस वैल्यू के लिए वर्क जो है वो मिनिमम होगा। तो आप कर सकते हैं, W मिनिमम जो होगा वो होगा PE1 माइनस cos 90 0, मतलब एट थीटा इज इक्वल टू 90। और W मैक्सिमम जो होगा वो होगा PE1 माइनस cos 180 दैट इज 2PE। ये कब होगा? एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक बात हो गई कि थीटा बराबर 90 पर टॉर्क वर्क जो है वो 0 होगा और इस पे वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये था, मतलब आप एक बात और समझ लें, 12th बोर्ड में ये सारे बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैट्स जो शुरू यूनिट है जिसमें हम लोग डेरिवेशन की बातें कर रहे हैं, तो आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के 5 डेरिवेशन देखा। यहीं से डेरिवेशन शुरू होता है, और डेरिवेशन 12th में पूछा जाता है। कंपटीशन में डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, वहाँ तो सिर्फ नॉमेरिकल सवाल या फिर कॉन्सेप्चुअल सवाल ही पूछे जाते हैं, डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं। तो आज हम 5 डेरिवेशन देखा, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, और एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, और टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल एंड वर्क डन ऑन डायपोल। तो ये 5 डेरिवेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पिछला क्वेश्चन, पिछले लेक्चर में ये सवाल दिया था हमने कि अगर सभी कॉर्नर्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड और नेचर का चार्ज रखा जाए किसी हेक्सागन में, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इसका आंसर 0 होगा, मेरा स्टार पॉइंट है। और फिर एक सवाल आपके सामने यहाँ फिर से रख दे रहे हैं, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। हर दिन मैं एक सवाल डाला करता हूँ। तो ये है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of dipole is parallel to the dipole, no direction, none। तो इसका आंसर आप अगर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।